आज बात करने वाले हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की एक बुक के बारे में, जो की है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक जो है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग गारंटीड है। 2100 से भी ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं, 4 साल के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ मानी गई है। बड़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दी हुई है। इंग्लिश की बात करें, पैसेज यहाँ पर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वहीं हिंदी की बात करें, अलग अलग चैप्टर को बड़े डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। रीजनिंग को भी बड़े डिटेल से बताया गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, बड़ी डिटेल से दी हुई है। जीके सेक्शन में भी जो चीजें एग्जाम से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बॉक्सेस के माध्यम से जीके में काफी अच्छे से बता रखा है। तो इस तरह से हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर किया गया है बुक के अंदर और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो है 50 से लेकर के 100 से ऊपर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक जो है आपको नियरेस्ट मार्केट में और साथ ही साथ ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से अवेलेबल होगा। लिंक मैं नीचे दिया हूँ, या तो आप नियरेस्ट मार्केट से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आप इस बुक को। टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन पढ़ने के बाद आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसमें आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। बस आपको ये लिखना है कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कौन सा करेक्ट हुआ। और फाइनली जब क्या होगा, सारा आपका करेक्ट हो, सारा आप बना लोगे तो लास्ट में वीडियो खत्म हो जाने के बाद, लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद आप अपने स्कोर जो हैं वो इसमें लिख देना और टेस्ट कैसा लगा वो भी आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर में। ऑप्शन ए है हमारा गरीबी में कमी लाना, ऑप्शन बी रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ऑप्शन सी पूंजी बाजार सशक्तिकरण करना, या फिर ऑप्शन डी लिंग असमानता में कमी करना। तो लिंग असमानता में कमी करना। तो जल्दी से बताइए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। 5 सेकंड है आपके पास। देखिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने अगर पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या फिर आप जहाँ पर यूट्यूब को सर्च करते हो वहाँ यूट्यूब में आप सर्च करो 5 ईयर्स प्लान ड्रीम सेव आईएएस। तो वहाँ पर जो है थ्योरी क्लासेस जो है पंचवर्षीय योजना की वो आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्लास थी, लगभग हजारों लोगों से ऊपर लोगों ने उसको देखा, स्टूडेंट ने उसको देखा और सबको बेनिफिट हुआ है। आप भी उससे बेनिफिट लीजिए और उसके बाद टेस्ट लगाइए, बहुत अच्छी टेस्ट जाएगी आपकी। चलिए बताइए जल्दी से, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। आंसर होगा पूंजी बाजार सशक्तिकरण। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो समावेशी विकास था, उस समावेशी विकास में पूंजी बाजार सशक्तिकरण जो करना जो है ये टॉपिक उसमें शामिल नहीं था, वरना गरीबी, रोजगार और लिंग असमता को में कमी लाना, ये सारी बातों पर वहाँ पर डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। यानी आपसे पूछा गया है जब 1965-67 के अंदर में आपातकाल लगा हुआ था तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आपके पास ऑप्शन है ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी, सी पांचवी और डी छठी पंचवर्षीय योजना। जल्दी से बताइए। जितने देर में आप लोग आंसर देंगे मैं कहना चाहूँगा ये जो वीडियो है ना सिर्फ बिहार बीएड के लिए बल्कि वन डे एग्जामिनेशन इंडिया के अंदर में जितने सारे होते हैं, चाहे वो बिहार बीएड हो या फिर पारामेडिकल हो या फिर बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो ऑल एग्जामिनेशन को ये हम लोग टारगेट करके बना रहे हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसी समय जो है आपातकाल लगा हुआ था। तो आपातकाल के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्र विकास परिषद। आपने नाम सुना होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, यानी राष्ट्र विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। यानी यहाँ पर आपको मेनली बताना है कि एनडीसी का काम क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्र विकास परिषद का क्या काम है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्र विकास परिषद द्वारा। तो जल्दी से बताइए राष्ट्र विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है। देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्र विकास परिषद का संबंध जो है ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से होता है। तो ग्राम विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, इससे डायरेक्ट संबंध होता है राष्ट्र विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 में चलाई गई थी का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस, बी के एन राज, सी जेसी कुमारप्पा
ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। मैंने बताया था आपको पंचवर्षीय योजना में कि आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, तो उसी क्रम में मैंने बताया था कि किस पंचवर्षीय योजना को जो है किसने शुरुआत की थी, किस मॉडल पर आधारित है, इसको आपको याद रखना है। तो वहीं से सवाल पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर मेनली जो है दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2, दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर सुमिलित करना है। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। पहली पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है कि लक्षित विकास दर प्रतिशत कितना था, 2.1, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4.4, सातवीं में 9.0 और 11वीं में 5.0। ये आमने सामने जो लगा हुआ है ये इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है कि पहली पंचवर्षीय में कितना विकास दर हमने लक्ष्य रखा था, कितना टारगेट रखा था। देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है आंसर इसका इस तरफ दिया हुआ है, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन देख करके आंसर सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं अगला आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आंसर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। यानी ए का ए होगा, बी का 2 होगा और सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। तो ए का क्या होगा, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है, जितने लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में योजना दिया हुआ है और सूची 2 में प्राथमिकता दी हुई है। तो बताना है आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता थी, सातवीं में क्या था, पहली में क्या थी और पांचवी में क्या था, ये सब के बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या इसका आंसर होगा, आपको पहले देख लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, फिर मैं आपको जो है ऑप्शन दिखाता हूँ। तो आई होप कि आपका ऑप्शन तैयार हो गया होगा। जितने लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, है ना, 6 में जितने लोग आंसर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना ने जब हम लोग चलाए थे, तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, है ना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न एवं कृषि दोनों पर ध्यान दिया गया था, है ना। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ऊर्जा खाद्यान्न से रिलेटेड था, और वहीं पर जो है अगर हम देखें तो देखिए मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न और कृषि पर ध्यान दिया गया था, वहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा और खाद्यान्न पर दिया गया था, और पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया था, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, खास करके उस समय जिस समय जो है आपातकाल देश के अंदर में लगा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए जल्दी से योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए केंद्र मंत्रिमंडल, बी राष्ट्र विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी उपरोक्त सभी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन बनाता है, याद है मैंने थ्योरी में कहा था। चलिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्र विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही जो है अंतिम रूप देती है, किसको, पंचवर्षीय योजनाओं को देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, सी राष्ट्रपति के एक अध्यादेश पर, डी संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो बताना है आपको योजना आयोग की स्थापना जो है वो किस तरह से की गई थी। देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, केंद्र मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसी में एक प्रस्ताव पास करके योजना आयोग बनाया गया था। तो योजना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, वो जो है एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं है। ठीक है, वो जो है एक ऑर्डर के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्र विकास परिषद, ये भी क्वेश्चन एनडीसी से ही है। राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो जल्दी से बताइए एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्र विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, 1 जून 1953। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर
तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी पर्यटन पर, डी गरीबी हटाओ पर। आप लोगों को बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना पर जो हमारा ध्यान था वो कृषि के ऊपर था, दूसरे पर इंडस्ट्री में था और तीसरे पर कृषि और इंडस्ट्री दोनों पर था। तो यहाँ पर आंसर जितने लोग ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान था, ज़्यादा बल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर डी.आर. गॉडगिल, बी में है ए एम एन रॉय, सी मन्ना नारायण, डी पी.सी. महालनोबिस। तो आपको बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में या फिर डी 1952 में। जल्दी से बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब किया गया था? देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं डी उनका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन जो है वो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको पता है उद्योग धंधे पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो उस समय जो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है ना उद्योग धंधा शुरू किया गया था, कौन सी फैक्ट्री खोली गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है राउरकेला, बी भिलाई, सी दुर्गापुर, डी ये सभी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लोग आंसर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो लोग आंसर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तीनों जगह जो है इस्पात कारखाने खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे कब था? ऑप्शन ए 1962 के चीन भारत युद्ध में के समय, ऑप्शन बी 1966 के सूखे के समय, ऑप्शन सी 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जल्दी से बताइए भारत में योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे कब था? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं 1966 उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1966 के समय में जो है सूखा पड़ा हुआ था और उसी समय भारत में योजना अवकाश था यानी प्लानिंग हॉलीडे था। योजना अवकाश में मेनली क्या होता है, 5 ईयर का योजना सेट नहीं करके बल्कि वहाँ पर 1-1, 2-2 साल की योजना जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता ये दोनों बातें जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बात बन के रह गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए 4वीं, बी 5वीं, सी 7वीं, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ, है ना, 1965-67 के समय जो है ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था, यानी कितने प्रतिशत जो है सालाना जो है विकास होगा, है ना, उसको आपको बताना था। ऑप्शन ए है 7%, बी 7.5, सी 8 और डी 8.5। जल्दी से बताइए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो हमारा देश का विकास दर था उसका क्या लक्ष्य रखा गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 8% जो है वहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 2002 से 2007, बी 2005 से 2010, सी 2012 से 2017, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो जल्दी से बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन ए है 8.2, बी में है हमारा ऑप्शन ए है 8.2, बी में है 8.5, सी में 9%, डी में 9.5%। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। 8.2% का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए मानव अधिकार,
बी वित्त आयोग, सी विधि आयोग, डी योजना आयोग। तो देखिए योजना आयोग को खत्म करके जो है क्या किया गया, नीति आयोग बनाया गया। तो मेनली नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का स्थान लेने के लिए आई थी। तो आंसर हो जाएगा 21 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन, बी समावेशी और धारणीय विकास, सी बेरोजगारी घटनाएं हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, सी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास की कल्पना हम लोगों ने किया था और इसको हम लोगों ने मुख्य उद्देश्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम लोग एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए योजनाओं को लागू करने से, ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, सी भारत में मुख्य विकास योजना के अनुमोदन और मूल्यांकन में, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोग यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन करने और मूल्यांकन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों के वो, है ना। क्या आंसर होगा। जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 24 का आंसर होगा बी राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी ही जो क्या करती थी, पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सशक्त राज्य में सशक्त राष्ट्र का निर्माण, बी शहरी संघवाद को समृद्ध करना, सी राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने को तंत्र को विकसित करना, या फिर डी आर्थिक प्रगति की से वंचित रहे वर्ग पर विशेष ध्यान देना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग यहाँ पर आंसर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए नीति आयोग का उद्देश्य जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था आपको। तो आंसर होगा सी राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने को तंत्र को विकसित करना। तो नीति आयोग मेनली क्या करती है, सेंट्रल लेवल पर जो है डिसीजन लेती है और वहाँ पर वो डिसाइड करती है क्या उद्देश्य होगा, कैसे उसकी पूर्ति करनी है। स्टेट लेवल पर तंत्र बनाने का जो काम है वो उनका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है। भारत सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सबसे अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सबसे अधिक संगठित, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी इस्पात उद्योग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग कौन सा है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग जो है वो वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। तो जल्दी से बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो मुंबई यानी बम्बई को कहा गया है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो सब अभी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप वीडियो को, लग रही है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है और इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर चलते हैं, डेली आप अगर आधा घंटा यहाँ से रिवाइज करते हो हर दिन 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो आपकी प्रिपरेशन चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, है ना। और जितना ज़्यादा से हो सके, अगर दिल को अच्छा लग रहा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस जो हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी को, बी कानपुर को, सी लखनऊ को, डी जौनपुर को। जल्दी से बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं कानपुर, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसी और को नहीं बल्कि कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो पूरब का बोस्टन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी उपरोक्त सभी। तो पूरब का बोस्टन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए।
तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं। चलिए मैं करेक्ट करता हूं आप लोगों को। जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं अहमदाबाद, उनका बिल्कुल करेक्ट है। पुरू का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी तीसरा, सी दूसरा, डी चौथा। तो बताइए कच्चे रेशम में भारत का स्थान कितना है? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। कच्चे रेशम में भारत का उत्पादन जो है वो दूसरे नंबर पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी बांग्लादेश। जल्दी से बताइए कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान पहला है? फर्स्ट पोजीशन किसका है? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं चीन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। पहले स्थान पर रेशम उत्पादन में चाइना है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा रेशम भारत में किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी वेस्ट बंगाल, डी तमिलनाडु। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं कर्नाटक, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वाधिक रेशम उत्पादन जो है भारत के अंदर में वो कहीं और नहीं बल्कि कर्नाटक के अंदर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? है ना, तो यहाँ पर मेनली आपको टिस्को के बारे में पूछा गया है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है। टाटा आयरन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1905, बी 1986, सी 1960, डी 1910। तो जल्दी से बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 34। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1907 के अंदर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? यानी भारत से बना हुआ जो इस्पात होता है उसको सबसे ज़्यादा कौन से देश हमारे देश से खरीद करके ले जाते हैं? कहाँ पर भारत का इस्पात का सबसे बड़ा जो है इंपोर्ट होता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड। आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग भी यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। यानी भारत में बना हुआ जो इस्पात है सबसे ज़्यादा जो है अगर कहीं पर बिकता है तो वो जापान के अंदर में जाकर के बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो बनाई गई थी, भिलाई इस्पात जो है यहाँ पर फैक्ट्री बनाई गई थी, उसकी स्थापना में किस देश ने टेक्नोलॉजी पैसे से मदद की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी जापान। जल्दी से बताइए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस देश की सहायता से की गई थी? वो जो है रूस की सहायता से की गई थी। तो जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं रूस, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो हम सभी जानते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो देख लीजिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर झारखंड आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो झारखंड के अंदर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? जल्दी से बताइए। तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोग यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किसी और नहीं बल्कि ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1881 में, बी वर्ष 1880 में, सी वर्ष 1890 में, या फिर डी वर्ष 1891 में। जल्दी से बताइए भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर जितने लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना जो है वर्ष 1881 में की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में पहली कागज मिल की स्थापना वर्ष 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर में स्थित है। नेपानगर में क्या स्थित है? ऑप्शन ए जूट कारखाना, बी कागज कारखाना, सी
रासायनिक खाद कारखाना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेपा नगर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं कागज कारखाना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेपा नगर में जो है वो कागज कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित की गई? ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। आपसे पूछा गया है भारत में रासायनिक खाद का पहला कारखाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल फैक्ट्रीज का पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना जो है वो तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, बी आयकर, सी निगम कर या डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो देखिए जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर जो हैं ये सभी हैं। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, ये सारे शुल्क जो हैं वो केंद्र सरकार ही लगाते हैं। याद होगा जब मैंने टैक्स वाली क्लासेस पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था, है ना, मॉर्निंग में जो क्लासेस चली थी टैक्सेशन वाली, उसकी वीडियो आप देख लें तो वहाँ पर मैंने बताया था। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी तट कर या डी ये सभी। तो अप्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इसकी थ्योरी क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में ही हुई थी। आप मेनली जो है टैक्स ड्रीम से भगाइए, सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो सामने आ जाएगा, है ना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और तट शुल्क, ये सारे जो शुल्क हैं, ये सारे जो टैक्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अत्यधिक, है ना, या अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो आपसे पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए, ये चारों ऑप्शन जो हैं ये प्रत्यक्ष कर दिए हुए हैं। तो प्रत्यक्ष करों में से किस कर में, है ना, प्रत्यक्ष कर आप समझते हैं, प्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो चार डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इनकम है केंद्र सरकार को या हमारी सरकार को, वो कहाँ से आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पर जितने लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। निगम कर में सबसे ज़्यादा वसूली होती है, सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो सरकार के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो आपको बताना है राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ऑप्शन ए व्यवसाय पर कर, बी कृषि आय पर कर, सी रोजगार पर आय कर या फिर डी व्यापार कर। मैंने मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे से बताया था कि राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा और केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा, बहुत अच्छे से बताया था। जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है? तो आंसर क्या होगा, व्यापार कर। व्यापार कर जो है वो राज्य सरकार का क्या है, हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू की गई? तो भारत में जीएसटी की लागू करने की आपको समय पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जुलाई 2017, बी जनवरी 2017, सी अप्रैल 2017 या फिर डी जून 2017। जल्दी से बताइए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुई थी? तो देख लीजिए आंसर आना शुरू हो गया। बहुत इजी था क्वेश्चन। जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जुलाई 2017 में जो है जीएसटी पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शराब, बी पेट्रोलियम, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे से मॉर्निंग क्लास में मैंने बताया था तीन चीज़ें अभी तक, शराब, पेट्रोलियम और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीज़ों को अभी जीएसटी के अंदर में नहीं लिया गया है अब तक। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि शराब और पेट्रोलियम और खास करके विद्युत भी, ये तीनों चीज़ें जो है वो जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन में ए और बी यानी शराब और पेट्रोलियम दोनों दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर, यानी शॉर्ट में आप इसको जीएसटी समझ लीजिए। जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है, सबसे हाईएस्ट कर का जो टैक्स स्लैब है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 15, 18, 22, 28। मॉर्निंग के क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 28% यानी 5% से लेकर के 28% तक जो है टैक्स जीएसटी के अंदर में अलग अलग टैक्स स्लैब वहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर आंसर जितने लोग डी दे रहे हैं 28%, उनका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था।
तो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी रिजर्व बैंक या फिर डी आईसीआईसीआई बैंक। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। अवध कमर्शियल बैंक जो है वो इस तरह का इकलौता बैंक था, पहला बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था। तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक आपको बताना है कौन सा था, पहली बिजनेस बैंक व्यापारिक बैंक कौन सी थी? ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक, बी जनरल बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला व्यापारिक बैंक आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला व्यापारिक बैंक था जो भारत के अंदर में स्थापित हुआ था, है ना। तो जितने लोगों का आंसर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 11 मार्च, बी 1 अप्रैल 1935, सी 16 अगस्त 1947 या फिर डी 26 जनवरी 1950। तो बताइए रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ आंशिक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1949, 1955, 1962। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1955 में इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया था? जो अभी भारत का बड़ा बैंक है एसबीआई, उसका निर्माण किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? जब सरकार पुरानी मुद्रा को जैसे 500 और 1000 के नोट को क्या किया था, पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो उसकी जगह पर नई मुद्रा चलाई थी, नए नोट्स लाए थे, हजार हजार रुपए के, 2-2 हजार के नोट्स। तो आप बताइए इसमें से, है ना, कि क्या आंसर का क्या वो कहलाता है? ऑप्शन ए अवमूल्यन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रा संकुचन, डी मुद्रास्फीति। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो विमुद्रीकरण है इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए काफ़ी आसान था, मैंने हिंट्स भी दे दिया था और काफ़ी प्रचलित वर्ड है ये डीमोनेटाइजेशन। तो जितने लोगों का आंसर बी है विमुद्रीकरण उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नरसिम्हन समिति संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा सुधार से, बी कर सुधार से, सी बीमा सुधार से या फिर डी बैंकिंग संरचना सुधार से। तो जल्दी बताइए नरसिम्हन समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग संरचना से संबंधित है। याद रखिएगा बैंकिंग संरचना से संबंधित कौन सी समिति है? तो आंसर होगा नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी आईडीबीआई बैंक। तो जल्दी से बताइए देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक ही जो है अभी क्या है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको शॉर्ट में कहेंगे क्या, एलआईसी। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1954, बी 1955, सी 1956 या फिर डी 1957। जल्दी से बताइए एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर सी 1956 आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। एलआईसी की स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो बीमा कंपनी जो हैं उनको चलाने वाली कौन सी संस्था है, कौन उसको रेगुलेट करती है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बीमा कंपनियों को कौन विनियमित करती है? तो देख लीजिए जिनका ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास निगम यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? है ना, भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956, बी 1972, सी 1964 या फिर डी 1992 या फिर डी 1992। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए जितने लोग यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं 1964 उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय उद्योग विकास निगम आईडीबीआई की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? तो कृषि लोन के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
या फिर सी राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर डी भूमि विकास बैंक। तो जल्दी से बताइए, कृषि से रिलेटेड, कृषि लोन से रिलेटेड सबसे बड़ी, सबसे ऊंची संस्था का नाम क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उनका बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाबार्ड है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। जल्दी से बताइए नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो देख लीजिए आंसर आना शुरू हो गया है। जितने लोग यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं 1982, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेबी है ना, ऑप्शन सी यूटीआई, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। जल्दी से बताइए कौन सी संख्या जो है या कौन सी संस्था जो है वो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है? तो देख लीजिए यहाँ पर जो लोग आंसर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। शेयर बाजार को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने जो है टोटल 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे पंचवर्षीय योजना है ना, जैसे कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, एनडीबी क्या है ना, ये सारी चीज़ों को, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक्स के अंदर में हमारा पूछा जाता। तो इकोनॉमिक्स का लगभग 50% हमारा जो प्रॉब्लम है वो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस इन सारे टॉपिक्स पर हुए थे। आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लें। और ये टेस्ट भी आपको कैसा लगा, ये एक आप लाइक करके और अपने दिल की बात कमेंट में बता करके कह सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग यहाँ पर यूट्यूब पर इनको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर जाकर के जरूर जो है ज्वाइन कर लें ड्रीम सेव गाइस को। ज्वाइन करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ड्रीम सेव गाइस सर्च करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।